So guys, the chapter name is Audit of CFS. इसको बोलते हैं अपन ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या बोलते हैं? ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब इसमें होता क्या, पहले समझ लेते हैं. ठीक है, एक बहुत ही महान कंपनी है एबी लिमिटेड. ठीक है, अब हम में बहुत चर्बी है, मार्केट में एक नया माल आया था. ठीक है, एक नई कंपनी थी, उसका नाम था बेबी लिमिटेड. ठीक है, अब इनमें बहुत चर्बी. हमने क्या किया, हमने इसके अंदर 51% घुसेड़ दिया अपना. जब अपन ने इसका 51% घुसेड़ दिया तो भैया हम बेबी को होल्ड कर रहे हैं. जब हम बेबी को होल्ड कर रहे हैं, बेबी वुड बी कॉल्ड एज होल्डिंग कंपनी. बेबी वुड बी कॉल्ड एज एबी वुड बी कॉल्ड एज होल्डिंग कंपनी. जब हम होल्ड कर रहे हैं बेबी को, एबी वुड बी कॉल्ड एज होल्डिंग कंपनी. बेबी वुड बी कॉल्ड एज सबसे डरी हुई कंपनी. क्या बोला जाएगा इसको? सबसे डरी हुई कंपनी. AB would be called as holding company, baby would be called as subsidiary company. ठीक है ना. अब हमारी कंपनी बड़ी कंपनी है. अब हमारी कंपनी का एक ऑडिटर होगा. तो लेट अस अज्यूम हमारी कंपनी का जो ऑडिटर है वो है मिस्टर राहुल. लेट अस टेक नयन. ठीक है, सो लेट्स मेक हिम CA. तो CA नयन. ठीक है, बेबी का जो ऑडिटर है लेट अस अज्यूम वो है CA राहुल. आई होप आप दोनों को बहुत अच्छा लग रहा होगा. आपके नाम के आगे CA लग चुका है एंड वो वैसे भी बहुत जल्द लगने वाला है. ठीक है, नाउ हमारी कंपनी का जो ऑडिटर है वो है नयन, बेबी का जो ऑडिटर है राहुल. अब लॉ क्या कहता है बेटा? AB और बेबी दोनों में से बाप कौन है? दोनों में से बाप कौन है सर? AB लिमिटेड. बराबर, AB लिमिटेड. नयन और राहुल, तो इन दोनों में से बाप कौन होगा सर? नयन होगा, नयन. ठीक है, सो होल्डिंग का ऑडिटर इज नयन, सब्सिडरी का ऑडिटर इज राहुल. तो ये चैप्टर क्या कहता है? ये चैप्टर ने कुछ नया नाम सिखाया. ये चैप्टर कहता है, इसको अपन बोलते हैं पेरेंट कंपनी. क्या बोलेंगे अपन? पेरेंट कंपनी. ये हो जाएगा पेरेंट का ऑडिटर. क्या हो जाएगा ये? पेरेंट का ऑडिटर. बेबी वुड बी कॉल्ड एज कंपोनेंट. क्या बोला जाएगा बेबी को? कंपोनेंट्स. ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? अनदर ऑडिटर, मतलब कंपोनेंट का ऑडिटर. अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है सर कंपोनेंट क्या होता है. जो लोग न्यू सिलेबस वाले बच्चे इंडिया सर उनको पता होगा कंपोनेंट्स मतलब क्या. सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, ब्रांच, डिवीजन इज कॉल्ड एज बेसिकली कंपोनेंट. सो दिस एंटायर चैप्टर वी गोना स्टडी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नयन. सर नयन का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एबी लिमिटेड का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब पेरेंट कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. समझा आपको? रुक जाओ, बाद में कॉपी करना, 2 मिनट रुक जाओ. सो सिंपल सा लॉजिक है. होल्डिंग कंपनी के ऑडिटर क्या बोलते हैं अपन? पेरेंट्स ऑडिटर या होल्डिंग कंपनी ऑडिटर. सब्सिडरी का ऑडिटर क्या बोलते हैं अपन? अनदर ऑडिटर. क्या बोलेंगे अपन इसको? अनदर ऑडिटर. ना क्लियर हो गया ना चीज? अब ये तो हो गया परसेंटेज की जो होल्डिंग सब्सिडरी बनते हो. अब एक और रास्ता है कंपनीज एक्ट में होल्डिंग सब्सिडरी बनने का. एक और रास्ता है होल्डिंग सब्सिडरी बनने का. ध्यान से सुनना. AB लिमिटेड, बेबी लिमिटेड. अगर AB लिमिटेड बेबी लिमिटेड के मोर देन हाफ ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है या उनको मैनेज करती है, उनका अपॉइंटमेंट, उनका रेमुनरेशन सब कुछ वही देखते हैं, उनका रिमूवल वो लोग ही देखते हैं. कौन? AB लिमिटेड. अगर मोर देन हाफ ऑफ द डायरेक्टर्स बेबी लिमिटेड को मैनेज करती है, स्टिल AB वुड बी कॉल्ड एज AB वुड बी कॉल्ड एज होल्डिंग कंपनी, बेबी वुड बी कॉल्ड एज सब्सिडरी कंपनी. ठीक है, AB वुड बी कॉल्ड एज होल्डिंग कंपनी, बेबी वुड बी कॉल्ड एज सब्सिडरी कंपनी. तो इन सिंपल भाषा में 2 रास्ते से आप होल्डिंग सब्सिडरी बनते हो. 2 रास्ते से. पहला, जब आपने स्टेक लगाया होगा. ठीक है, पहला क्या? जब आपने स्टेक लगाया होगा. दूसरा, जब आप मोर देन हाफ ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट करो. जब मोर देन हाफ ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट करो. समझा आपको? ये हो गया अपना कंपनी एक्ट के थ्रू होल्डर. अब एक छोटा सा क्वेश्चन है. ठीक है, आई गिव यू टाइम टू कॉपी. सर अज्यूम करो AB लिमिटेड
बेबी लिमिटेड है, और एक कंपनी है अर्जुन लिमिटेड। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये आता है, सर एबी लिमिटेड ने बेबी में 51% स्टेक ले रखा है, हु इज द होल्डिंग कंपनी? एबी लिमिटेड। हु इज द सब्सिडरी? बेबी लिमिटेड। सो कौन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी? सर एबी की, एबी की हो जाएगी। क्लियर इतना चीज ना? अर्जुन लिमिटेड ने बेबी लिमिटेड में क्या करते लोग, मोर देन हाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लोग अपॉइंट करते हैं, मोर देन हाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लोग अपॉइंट करते हैं। सो बॉस एबी को हटा दो, एबी को अपन हिडन कर देते, ठीक है। सो क्वेश्चन ये आता है कि बॉस अर्जुन और बेबी के बीच में होल्डिंग कंपनी कौन? सर अर्जुन लिमिटेड। सब्सिडरी कौन? बेबी लिमिटेड। कौन करेगा? सर अर्जुन लिमिटेड। समझा आपको? सो देखो वापस मैं बोलता हूं, फर्स्ट केस में कौन करता है? फर्स्ट केस में कौन करता है? एबी। सेकेंड केस में कौन करेगा? जब इंडिपेंडेंटली होंगे, सेकेंड केस में कौन करेगा? अर्जुन। गाइस ना इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर। आपको इसमें एफआर का थोड़ा सा आप लोगों ने सीख रखा होगा ना, इंडेस जो चल रहा होगा आपका सदियों से, खत्म भी नहीं हुआ होगा, उसकी नॉलेज लगा के आप मुझे बताओ, अगर सिचुएशन ये है कि बेबी लिमिटेड में एबी लिमिटेड स्टेक रखता है, अर्जुन लिमिटेड मोर देन हाफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है, तो कौन करेगा? एबी या अर्जुन? यू हैव टू आंसर इन द चैट बॉक्स, कौन करेगा? एबी या अर्जुन लिमिटेड? कौन करेगा? एबी लिमिटेड या अर्जुन लिमिटेड? Chirag is answered as AB. कौन करेगा गाइस? अगर सिचुएशन ये है तो कौन करेगा? एबी लिमिटेड या अर्जुन लिमिटेड? So Nayan has given as Arjun Limited. Chirag has said AB Limited. बाकी लोग किधर है? DS Patel is there. Harsh. I'll see who all are attending. Roshni, Nidhi, Keur, Christina, English people. Asta, Amy. Okay. Roshni has given AB Limited. That's it. So guys, my answer is, अब ध्यान सुनो मेरा आंसर क्या है? लॉ कहता है बोथ। दोनों कौन करेंगे? एबी क्यों करेगा? क्योंकि सर वो होल्डिंग सब्सिडरी 51% स्टेक है, ठीक है, डेफिनेशन में फॉलो होता है। अर्जुन लिमिटेड क्यों करेगा? सर वो भी डेफिनेशन में फॉलो करता है। बस इस सिचुएशन में दोनों करेंगे। सो इसके है वो कॉमन सब्सिडरी, क्या हो जाएगी? सॉरी, इनके लिए क्या हो जाएगा? कॉमन सब्सिडरी। समझा आपको चीज़ ये गया भेजे में? सो बस पहले रास्ते से भी आप होल्डिंग सब्सिडरी बनते हो, सेकेंड रास्ते से भी होल्डिंग सब्सिडरी बनते हो। अगर एक कॉमन सब्सिडरी तो दोनों करेंगे। दोनों ना होल्ड ऑन सर्टन नोट्स, बाद में आपको टाइम दूंगा कॉपी करने के लिए नोट्स। Who will prepare CFS? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ड्यूटी किसकी है? चैट बॉक्स में मैसेज पढ़ के बता मुझे। CFS बनाने की ड्यूटी किसकी होती है? CFS बनाने की ड्यूटी किसकी होती है? CFS बनाने की ड्यूटी बच्चों किसकी होती है? A new independent case. It is not linked to that. न्यू इंडिपेंडेंट केस, एक होल्डिंग कंपनी, एक सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। होल्डिंग का ऑर्डर नयन है, सब्सिडरी का ऑर्डर अपना राहुल है, ठीक है। इट्स अ न्यू इंडिपेंडेंट केस। कौन बनाएगा? सो एबी लिमिटेड बनाएगी, बेबी लिमिटेड बनाएगा,
आई मीन होल्डिंग कंपनी बनाएगी, सब्सिडरी बनाएगी, होल्डिंग का ऑर्डर बनाता है, सब्सिडरी का ऑर्डर बनाता है, कौन बनाता है? कौन बनाता है? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग का ऑर्डर, सब्सिडरी का ऑर्डर, कौन बनाएगा? सीएफएस बनाने की ड्यूटी किसकी है? सीएफएस बनाने की ड्यूटी होती है होल्डिंग कंपनी के, होल्डिंग कंपनी किसकी होती है? होल्डिंग कंपनी की। सीएफएस बनाने की ड्यूटी किसकी होती है? होल्डिंग कंपनी की। सो बस हमेशा ध्यान रखना, द प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग कंपनी, is the responsibility of holding company. Preparation of CFS is a responsibility of holding company. समझा? हमेशा देखना, अपना काम नहीं होता है, अपन होते हैं राजा। क्या होते हैं अपन? राजा। अपन होते हैं राजा। भैया ये सब काम हमारे, हमारा तो खाली एक ही काम होता है, क्या करने का? ओपिनियन देने का। बाकी सारा भंगार काम कौन करेगा? मैनेजमेंट। सारा भंगार काम कौन करता है? मैनेजमेंट। समझा आपको? चलिए, सो प्रिपरेशन ऑफ CFS इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। ना ऑडिटर क्या करना है? द ऑडिटर मतलब ए स्टार, द ऑडिटर हैज टू चेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिगार्ड्स टू SA 600। कौन सा SA 600? बच्चों इसका नाम होता है यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। ठीक है, कोई अगर ओल्ड सिलेबस वाला बच्चा देख रहा है, ठीक है, ओल्ड सिलेबस वाला, द ऑडिटर ऑल्सो हैज टू चेक द कंप्लायंस ऑफ AS 21, 23, 27। AS 21, 23, 27। The auditor has to check the compliance of AS 21, 23, 27। ठीक है, AS 21, 23, 27 ये ओल्ड सिलेबस वालों को पता होगा। न्यू सिलेबस का मेरे को नंबर नहीं पता, तुम मुझे लिख बताओ चैट बॉक्स में लिख के, न्यू सिलेबस वालों आपने FR में कर रखा होगा ना, या FR चल रहा होगा आपको, कौन सा इंड AS एप्लीकेबल होता है होल्डिंग सब्सिडरी के लिए? होल्डिंग सब्सिडरी के लिए कौन सा इंड AS एप्लीकेबल है? Few people are very quick. It is IND AS 110. IND AS 110. Hi Asta, new student. IND AS 110. Perfect. ठीक है, so basically the preparation and presentation of CFS is the responsibility of the holding company. The auditor is responsible for checking the compliance of SS 600 using the work of another auditor. The auditor is also responsible to check the compliance of old syllabus AS 21, 23, 27, न्यू सिलेबस IND AS 110। क्लियर हो गया इतना चीज? ठीक है, अब कुछ बातें अपन करते हैं। एग्जेम्पशन, फ्रॉम CFS आ चुका एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम्पशन फ्रॉम CFS। ठीक है, अब मैं पहले आपको बताता हूं जो AS में एप्लीकेबल था, AS में मतलब ओल्ड सिलेबस वालों के हिसाब से। ठीक है, क्या कहता है? जनरली आप हमेशा क्या बोलोगे? सेक्शन 129, सेक्शन 129 में हमारा कंपनीज का सेक्शन है, सेक्शन 129। वो क्या कहता है कि बॉस आपका बच्चा किधर भी हो, क्या आपका बच्चा किधर भी हो, कैसा भी हो, कौन सो तो करना है। आपका बच्चा किधर भी हो, कैसा भी हो, कौन सो तो करना हो। ठीक है, बच्चा मतलब क्या? पूरा बच्चा, बच्चा, छोटा बच्चा, नाजायज बच्चा, देश वाला बच्चा, विदेश वाला बच्चा, हमारा बच्चा किधर भी हो कौन सो तो करना ही है। हमारा बच्चा किधर भी हो कौन सो तो करना ही है। अब बहुत सारे बच्चे वहां बैठ के मुंह बना रहे होंगे, कान खुजा रहे होंगे, दिमाग खुजा रहे होंगे, सर अभी बच्चा होता क्या है? बच्चा मतलब नॉर्मल बच्चा मतलब सब्सिडरी, पूरा बच्चा मतलब होली ओन्ड सब्सिडरी, छोटा बच्चा मतलब एसोसिएट, छोटा बच्चा मतलब एसोसिएट, नाजायज बच्चा मतलब जॉइंट वेंचर, नाजायज बच्चा मतलब जॉइंट वेंचर, देश वाला बच्चा मतलब इंडियन सब्सिडरी, इंडियन एसोसिएट, इंडियन जॉइंट वेंचर, विदेश वाला बच्चा मतलब फॉरेन सब्सिडरी, फॉरेन एसोसिएट, फॉरेन जॉइंट वेंचर। सो मेरा बच्चा किधर भी हो, कैसा भी हो, कौन सो तो करना ही है, कौन सो तो करना ही है, कौन सो तो करना ही है। ये बात किसने लिखी है? सेक्शन 129 ने लिखी है। किसने लिखी है? सेक्शन 129 ने। कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट 2013 की। आपको कौन सो करना ही है। ठीक है, तो मैं पहला पॉइंट बोल रहा हूँ कि एज पर सेक्शन 129 कंसोलिडेशन
इज मैंडेटरी। सेक्शन 129 के हिसाब से कंसोलिडेशन इज मैंडेटरी, कंसोलिडेशन इज मैंडेटरी। क्लियर हो गया इतना चीज ना बच्चों? अब ध्यान से देखना, एएस हमको दो एग्जाम्पशन देते हैं, ठीक है? एएस हमें दो एग्जाम्पशन देते हैं। एक सेकंड, एएस हमको दो एग्जाम्पशन देता है। ओल्ड सिलेबस वाला अपने एफर में क्या होगा, मुझे बता पाएगा कोई एएस में क्या एग्जाम्पशन है अपने को? एएस में कोई एग्जाम्पशन किसी को अगर पता हो तो? आई वांट टू आस्क यू पीपल एएस के एग्जाम्पशन, या चलो इंडेस के एग्जाम्पशन बता दो अगर न्यू सिलेबस हो तो। एएस के एग्जाम्पशन, इंडेस के एग्जाम्पशन क्या है अगर किसी को पता हो तो? अगर नहीं पता तो देखो, नहीं पता तो अपन आगे बढ़े। एएस एग्जाम्पशन, इंडेस एग्जाम्पशन। सेक्शन 8 नहीं राहुल, नहीं, राहुल इज रॉन्ग। डीएस पटेल भाई को नहीं पता है। एमी डोंट रिमेंबर। चिराग तो सिर्फ ऑप्शन मिलते हैं तो कंसोलिडेट। सुनो अभी, एएस के हिसाब से दो होती है, एएस के हिसाब से दो होती है। पहला, ठीक है, सुबह फेंको मगर प्यार से नहीं तो आपको यहां से बाहर फेंका जाएगा, ठीक है? एएस के हिसाब से दो होती है। अब बताओ कौन सी दो होती है? देखो, पहला पहला होता है मेरा टेम्पररी होल्डिंग। क्या होता है पहला मेरा? टेम्पररी होल्डिंग। दूसरा होता है मेरा इकोनॉमिक बेनिफिट रेस्ट्रिक्शन। बच्चों टेम्पररी होल्डिंग का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमने 28 मार्च को किसी कंपनी में, अज्यूम करो ना, बेबी लिमिटेड में 51% स्टेक लिया, 51% स्टेक लिया। क्योंकि अगर कोई लिस्टेड कंपनी होते हुए हम भी एक कंपनी, तो कंपनी कैन बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी। और हमको पता लगे इसका इस क्वार्टर का जब रिजल्ट आएगा, समझ ना, क्वार्टर जब इसका चौथा क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो प्रॉफिट जबरदस्त आएगा, अपन उसको बेच देंगे। तो हमारा इंटेंशन क्लियर था that we want to liquidate the entity, sorry, we want to sell off this entity in the near future। 28 मार्च को जब हमने स्टेक लिया वहां पर 51% हो गया। 31 मार्च को अपन बैलेंस शीट क्लोज करते हैं, वहां पर दिखता है कि बस 51% स्टेक है। अगर 51% स्टेक है तो मेरी वो सब्सिडरी बन जाती है। तो लॉ क्या कहता है, आपको कौन सा करना चाहिए? क्योंकि आपका 51% स्टेक है। बट हमको क्या सिखाया गया है कि बॉस एएस के थ्रू आप क्या बोल दोगे, बिकॉज इट्स अ टेम्पररी होल्डिंग एंड हमको क्या करना है, इसको नियर फ्यूचर में सेल ऑफ करना था, तो हमको कौन करने की जरूरत नहीं है। हमको इसको डिस्पोज ऑफ करना है तो हमको कौन करने की जरूरत नहीं। तो मेरा पहला बेनिफिट जो मुझे एएस के थ्रू गया था वो था टेम्पररी होल्डिंग। क्या था मेरा? वो टेम्पररी होल्डिंग, ठीक है। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक बेनिफिट रेस्ट्रिक्शन? अज्यूम करो हमारी एक सब्सिडरी पाकिस्तान में है। जब बच्चों हमारी सब्सिडरी पाकिस्तान में है तो क्या हो जाता है, जब हमारी सब्सिडरी पाकिस्तान में है, अब इंडिया पाकिस्तान का अज्यूम करते हैं, ठीक है, अज्यूम करते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन, वॉर शुरू हो गया है। अब जब वॉर शुरू हो गया है तो बस वो देश का दुश्मन हो गया। बॉस जो देश का दुश्मन वो अपना दुश्मन, तो मेरी जो सब्सिडरी है वो भी दुश्मन हो जाएगी, तो वो एनिमी कंपनी हो जाएगी। सो एनिमी कंपनी इंडिया में प्रॉफिट नहीं बेच सकती क्योंकि उसको एनिमी के रूप में देखा जाएगा। जब मुझे वो इकोनॉमिक बेनिफिट जो भी, क्योंकि प्रॉफिट जो कमाएगी उसके 51% पे तो मेरा स्टेक है ना, 51% पे तो मेरा स्टेक है उसका, मैं ले नहीं पाऊंगा। तो बॉस मेरे को एएस एग्जाम करता था। ये दो बेनिफिट किस में दे रखे थे अपने को? एएस में दे रखे थे, टेम्पररी होल्डिंग एंड इकोनॉमिक बेनिफिट रेस्ट्रिक्शन, टेम्पररी होल्डिंग एंड इकोनॉमिक बेनिफिट रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है सर इंडेस में क्या एग्जाम्पशन है? पॉइंट ये आता है कि सर इंडेस में क्या एग्जाम्पशन है? एएस कहता है टेम्पररी होल्डिंग एंड इकोनॉमिक बेनिफिट रेस्ट्रिक्शन, इंडेस क्या कहता है? अब ध्यान से देखना, अज्यूम करो एबी लिमिटेड है,
और बेबी लिमिटेड है, ठीक है। अगर ये मेरी क्या है, इन्वेस्टमेंट एंटिटी, क्या है मेरी ये इन्वेस्टमेंट एंटिटी, मेरी क्या है ये इन्वेस्टमेंट एंटिटी। अब एबी लिमिटेड बेबी लिमिटेड, ठीक है। अगर ये मेरी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो बस मुझे कौन करने की जरूरत नहीं है, एबी लिमिटेड कौन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरी क्या है ये इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, इसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो पर पीएनएल में रूट करते हैं। कोई मुझे बता पाएगा इन्वेस्टमेंट एंटिटी के लिए कौन सा इंडिया एप्लीकेबल होता है, कौन सा इंडिया एप्लीकेबल होता है? थैंक्स आस्था, यू रोट इट करेक्टली। इन्वेस्टमेंट एंटिटी के लिए कोई मुझे बता पाएगा कौन सा इंडिया एप्लीकेबल? सोचो सोचो, 41 नहीं, कोई और? आई थिंक इट इज इंडियस 108 तो नहीं है, 109 होना चाहिए मेरे ख्याल से, 109 मेरे ख्याल से 109। इट इज बेसिकली इंडेस 109, ठीक है। अब होल्ड ऑन, अब मैं आपको बेयर थिंग से पढ़ा रहा हूँ कि एग्जैक्टली कैसा देखना होता है इसको। देखो रुक जाओ, एक्सेप्शंस टू कंसोलिडेशन, ध्यान से देखना, ठीक है। एज पर AS 21 a subsidiary shall be excluded from consolidation when control is to be temporary because subsidiary is acquired and held exclusively with a view to its subsequent disposal in the near future। तो उसको बेचना है अपने को, पहला हो गया टेम्पररी होल्डिंग। नंबर 2, it operates under separate long term restrictions which significantly impairs ability to transfer funds to the parent। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शंस, इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस बेनिफिट है, एक पाकिस्तान वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। फिर इन CFS इन्वेस्टमेंट्स ऑफ सब्सिडीज शुड बी अकाउंटेड फॉर एज पर AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, इसको अंडरलाइन करना है। रीजंस फॉर नॉट कंसोलिडेटिंग अ सब्सिडी शुड बी डिस्क्लोज इन CFS, ठीक है ना। इंड AS 110 आ गया अपना, ये क्या कहता है, एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी शैल नॉट कंसोलिडेट इट्स सब्सिडरी, an investment entity shall not consolidate its subsidiaries, an investment entity shall not consolidate its subsidiary, instead it should value it as per fair value through P&L as per Ind AS 109, किसके थ्रू? Ind AS 109, ठीक है। However, ध्यान से देखना, its parent shall consolidate all entities that it controls including those controlled through investment entity subsidiary unless parent itself is an investment entity। वापस पढ़ते इसको, its parent shall consolidate all the entities that it controls including those controlled through an investment entity subsidiary unless parent itself is an investment entity। अब इसका एक बार एक्सप्लेनेशन सुन लो। अगर AB लिमिटेड इन्वेस्टमेंट एंटिटी, अगर AB लिमिटेड इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो वो बेबी का कॉन्सो नहीं करेगी, ठीक है। अब ध्यान सुना, AB के ऊपर भी एक और होल्डिंग कंपनी अज्यूम करो, मम्मी लिमिटेड। सो बेटा AB तो क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो गई। AB क्या हो जाएगी, अपनी इन्वेस्टमेंट एंटिटी। सो अपन ने इंड AS 110 ने क्या बोला कि बस AB लिमिटेड तुमको कौन सो करने की जरूरत नहीं है, तुमको कौन सो करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो, बट तुम्हारी जो होल्डिंग है मम्मी लिमिटेड, वो कौन सो करेगी, मम्मी लिमिटेड कौन सो करेगी, ठीक है। ध्यान सुना, मम्मी लिमिटेड कौन सो करेगी, मम्मी लिमिटेड कौन सो कब नहीं करेगी, जब मम्मी लिमिटेड खुद इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो। समझा? वापस बोलता आपको, ध्यान सुनो, AB लिमिटेड बेबी का कौन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि AB इन्वेस्टमेंट एंटिटी है। AB के अच्छा, उसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस करना होगा वो आप कैसे करोगे, इंड AS 109 के थ्रू। AB लिमिटेड के ऊपर मम्मी लिमिटेड है, ठीक है। मम्मी लिमिटेड तो कौन करेगी, क्योंकि उनको तो एप्लीकेबल है। मम्मी लिमिटेड कौन कब नहीं करेगी, अगर वो खुद भी क्या हो, इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो। सो इंड AS 110 के तहत एक ही एग्जाम्पशन दे रखी है, क्या है हमारी वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी। समझा आपको चीज ये ना। इन द नोट्स व्हाट विल यू डू इज, इन द नोट्स जो आपको शेयर किए गए
पॉइंट नंबर 11 आप पढ़ोगे, 1 एंड 2 आप पढ़ोगे, 1 2 एंड 11, 1 2 एंड 11, ठीक है। मैं साइड में वो ड्राइंग वाला खोल देता हूँ, आपको जहाँ बनाना हो बना लीजिएगा वहाँ पर, ठीक है। एक छोटी सी कुछ बातें सुन लो। एक छोटी सी कुछ खाली टाइम पास वाली बात है। एबी लिमिटेड जब अपना एफएस बनाती है उसको बोलते हैं एसएफएस, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं उसको अपन? एसएफएस, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेबी लिमिटेड जब अपना एफएस बनाएगी अकेले, उसको भी क्या बोलेंगे अपन? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब दोनों के बीच प्यार हो गया है, जब लोग साथ में बनाएंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन? सीएफएस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये आपको छोटी बात है, एमसीक्यू में आ सकते हैं, मतलब अगेन इट्स डिफिकल्ट बट मोटा मोटा ध्यान रखो। अकेला क्या होता है तो बोलते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब साथ में हो जाएंगे क्या बोलेंगे अपन उसको? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। सो आई एम गिविंग सम टाइम, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीड 1 2 एंड पॉइंट नंबर 11, 1 2 एंड पॉइंट नंबर 11, ये पढ़ लीजिए, साइड बाय साइड इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। पहले पढ़ोगे फिर ड्रॉ करो, पढ़ो।
ठीक है, डन। आज अभी अपन आगे करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, जब अपन ऑडिट की बात करते हैं, ऑडिट में CFS बेसिकली गिव राइज टू टू काइंड्स ऑफ एडजस्टमेंट्स। गिव राइज टू टू काइंड्स ऑफ एडजस्टमेंट्स। पहली होती है बच्चा परमानेंट, एक सेकेंड, अब सुनो, CFS गिव राइज टू टू काइंड्स ऑफ एडजस्टमेंट। पहला होता है परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स। इसको अपन प्यार से बोलते हैं PCA। क्या बोलते हैं इसको अपन? PCA, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है करंट पीरियड current period consolidation adjustment, that is called as CPCA, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, CPCA। ठीक है, दो प्रकार की एडजस्टमेंट होती है ऑडिट में, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट एंड करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। ये सारा चीजें आप FR में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपने इसको FR में किया हुआ है। अब ये होता क्या है, कब चेक करनी होती है? याद करो वो दिन जब बेबी हमारे घर में पहली बार आई थी, जिस दिन आपने सब्सिडरी को हड़पा था, जिस दिन आपने एसोसिएट को हड़पा था, जिस दिन आपने जॉइंट वेंचर को हड़पा था, जिस दिन आपका वो कंपोनेंट आपका बना था, दैट इज ऑन द फर्स्ट ओकेजन, ऑन द फर्स्ट ओकेजन, या फिर व्हेन देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज, on the first occasion or whenever there is a significant change, on the first occasion or whenever there is a significant change, on the first occasion मतलब जब आपने फर्स्ट टाइम अपने सब्सिडी बनाई होगी, एसोसिएट बनाया होगा, और whenever there is a significant change, फॉर एग्जांपल पहले अपना एसोसिएट था, एसोसिएट से अपना सब्सिडी बन गया, सब्सिडी से होल्डी ओन सब्सिडी बन गया, तो दैट इज सिग्निफिकेंट चेंज। करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट हैव टू बी चेक एवरी ईयर जब आप बैलेंस शीट क्लोज करते हैं। इट हैज टू बी चेक एवरी ईयर, इट हैज टू बी चेक एवरी ईयर। ठीक है, इसको जरा कॉपी कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, फिर नोट से पढ़ेंगे, इसको कॉपी कर लीजिए। PCA एंड CPCA। अच्छा, PCA क्या आप नीचे लिखोगे बच्चों, ये बाद में बताऊंगा क्या होता है। ECG, PCA के नीचे लिखिए ECG, CPCA के नीचे लिखिए इफ पैसे। ECG नहीं पैसे, ठीक है। सो एडजस्टमेंट दो प्रकार की होती है हमारी, कौन सी? PCA एंड CPCA। PCA कब लगाते हैं? ऑन द फर्स्ट ओकेजन और व्हेनेवर देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज, दैट्स कॉल्ड एज ECG। CPC क्या होता है मेरा? एवरी ईयर, उसको बोलते हैं अपन क्या? इफ पैसे। क्या बोलते हैं उसको अपन? इफ पैसे। आया दिमाग में इतना ना? Now we are going on to our notes. We are reading point number 3.
नोट्स में पॉइंट नंबर 3 पढ़ रहे हैं पहला, द ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट द एडजस्टमेंट वारंटेड बाय रेलेवेंट एएस। कौन कौन से थे हमारे एएस? वो 21, 23, 27। ये बच्चे ओल्ड सिलेबस वाले लिखेंगे, ठीक है। न्यू सिलेबस वाले वहां पर लिख दीजिए इंड एएस 110, माने तो इंड एएस 110। न्यू सिलेबस विल राइट इंड एएस 110 have been made wherever required and have been properly authorized by the management of the parent। parent मतलब कौन? होल्डिंग कंपनी। अकाउंट्स बनाने की, एफएस बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा किसकी होती है? होल्डिंग कंपनी की। देन प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस गिव राइज टू टू काइंड्स ऑफ एडजस्टमेंट। कौन कौन सी? परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स एंड करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। दैट इज बेसिकली पीसीए एंड सीपीसीए, पीसीए एंड सीपीसीए, PCA and CPCA, ठीक है। Now what is PCA? ध्यान से सुनो। These are those adjustments that are made only on the first occasion, or whenever or on a subsequent occasion whenever there is a change in the shareholding of a particular entity which is consolidated। मतलब फर्स्ट ओकेशन यहाँ पे वहाँ पर जाएगा, सब्सिक्वेंट ओकेशन पे जहाँ पर सिग्निफिकेंट चेंज आएगा तो अपन क्या लगाते हैं? पीसीए। इसका कोड क्या है बच्चों? ईसीजी। कोड क्या है इसका अपना? ईसीजी। कोड क्या है? ईसीजी, ठीक है। व्हाट इज ईसीजी? देखो अभी इट सेज डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटीज और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जिसको प्यार से बोलते हो एनसीआई, अपने एफआर में किया होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विटी एट्रीब्यूटेबल माइनॉरिटी और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अब ये होता क्या है? अब जब भी अपने एफआर का सम किया होगा, जो लोग ऑप्शन में नहीं लेके जाते सीएफएस को, उनको पता होगा जब अपन पहले बंटवारा करते ना, परसेंटेज निकालते कि भैया इतना होल्डिंग कंपनी का मिलेगा, इतना बाकी लोग को मिलेगा। बाकी लोगों को क्या बोलते हैं अपन? इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटी और एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व और गुडविल, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व और गुडविल एज पर एप्लीकेबल एएस, इतना ही बोलना है। पहला पॉइंट क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटी और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नंबर 2, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व और गुडविल एज पर एप्लीकेबल एएस। देन अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम मुझे बताओ, क्या एक कंपनी की बैलेंस शीट में, ठीक है, अगर आप होल्डिंग सब्सिडी करो, आप सीएफएस देख रहे हो, ठीक है, क्या किसी कंपनी की बैलेंस शीट में गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व दोनों साथ में हो सकता है क्या? अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन, अगेन आई एम रिपीटिंग। आप एक कंपनी की बैलेंस शीट देख रहे हो, अज्यूम करो उसकी बहुत सारी सब्सिडीज है। माई क्वेश्चन इज, क्या कैपिटल रिजर्व एंड गुडविल, मतलब दोनों चीज साथ में किसी बैलेंस शीट में हो सकती है क्या? कैपिटल रिजर्व एंड गुडविल क्या दोनों बैलेंस शीट में हो सकते हैं? चैट में लिख के बताओ, कैपिटल रिजर्व एंड गुडविल क्या दोनों चैट हो सकती है क्या? कैपिटल रिजर्व एंड गुडविल क्या चैट में, आई मीन क्या बैलेंस शीट में हो सकती है क्या? चैट में लिख के बताओ। अमी सेड यस, राहुल अग्रवाल सेड आई थिंक, अरे राहुल डिप्लोमेटिक आंसर दे रहा है, ठीक है। रोशनी यस, चिराग यस। ओके, कैपिटल रिजर्व गुडविल दोनों साथ में हो सकता है। इनर कॉलम में होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी सब्सिडरी में कैपिटल रिजर्व है, किसी सब्सिडरी में गुडविल है, किसी सब्सिडरी में कैपिटल रिजर्व है, किसी सब्सिडरी में गुडविल है। नेट ऑफ होके बाहर एक ही फिगर जाएगा, पर बैलेंस शीट में वहां पर वो दिखेगी। समझा आपको चीज़? ये ध्यान रखना, ये आपको एमसीक्यू में काम आएगा। एमसीक्यू में है ये चीज़, आपके मॉडल में दिया हुआ है न्यू सिलेबस की, कैपिटल रिजर्व गुडविल एक बैलेंस शीट में दिख सकता है, तो उसको नेट ऑफ करके बाहर लेके जाओगे वहाँ पर, ठीक है, बाहर लेके जाओगे। समझा आपको इतना चीज़? पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटी। नंबर 2 पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व और गुडविल एज पर एप्लीकेबल एएस, ठीक है। फिर आपने अकाउंट्स में किया होगा एफआर के पार्ट में, द ऑडिटर शुड एग्जामिन वेदर द प्री एक्विजिशन रिजर्व हैज बीन अप्रोप्रिएटली एलोकेटेड, किसके बीच में? बिटवीन द पेरेंट कंपनी एंड द एनसीआई और द माइनॉरिटी। प्री एक्विजिशन रिजर्व का बंटवारा करना किसके बीच में? पेरेंट के बीच में और एनसीआई के बीच में। इतू सा आंसर 4 मार्क का आंसर है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पीसीए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पीसीए। कैसा बोलोगे बच्चों? पीसीए कब लगता है? पहले बोलने के बाद पीसीए लगेगा जब अपन उसको सब्सिडी एक्वायर किया होगा, ऑन द फर्स्ट ओकेशन जब अपन उसको एक्वायर किया, और ऑन सब्सिक्वेंट ओकेशन व्हेनेवर देयर इज अ चेंज, ठीक है, इन द शेयर होल्डिंग ऑलरेडी हेल्ड। फिर
पीसीए बेसिकली तीन होते हैं, 3 पॉइंट है. ईसीजी, ई से डिटरमिनेशन ऑफ इक्विटी एट्रिब्यूटेबल टू माइनॉरिटी. सीजी से डिटरमिनेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व और गुडविल एज पर एप्लीकेबल एएस. फिर लास्ट में क्या बोलने का, देन द ऑडिटर शुड वेरीफाई कि प्री एक्विजिशन रिजर्व का बंटवारा कर रखा है कि नहीं कर रखा. किसके बीच में? पेरेंट कंपनी के बीच में एंड अपना माइनॉरिटी या फिर एनसीआई. माइनॉरिटी या फिर एनसीआई. माइनॉरिटी का दूसरा नाम एनसीआई है. समझा आपको? 4 मार्क का आंसर. नाउ सीपीसीयू. ठीक है, दिस इज इफ पैसे. सीपीसीए इज इफ पैसे. अभी देखो, पहले जब ये 8-8 मार्क का आंसर था तो बहुत बड़ा होता था. अभी आपको इतना याद करने का जरूरत नहीं, कोई 5-6 पॉइंट याद करके बहुत हो जाएगा. ठीक है, अब मैं आपको हर एक समझाऊंगा. यू हैव टू लिंक लिटिल बिट विद योर एफआर का पार्ट, एफआर में जो आपने पढ़ा हुआ था. ठीक है, आराम से सुनना भी. ठीक है, so these are those adjustments that are made in accounting period for which CFS is made. accounting period for which CFS is made मतलब every year. मतलब कब करना पड़ेगा आपने को ये? every year. अब ध्यान सुनो. इफ पैसे पहला ऐसे इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड और मैनेजमेंट फीस. अरे जब होल्डिंग सब्सिडरी ने लोन की एंट्री की होगी, आपके एफआर के सर ने कराया होगा, तो अपन क्या करते हैं वहां पर? इंट्रा ग्रुप मतलब आपस में जो इंटरेस्ट देते लेते हैं, अपने को हर साल वो चेक करनी पड़ती है. आप तो एफआर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो, मैं आपको ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ. ऑडिटर को वो इंटरेस्ट चेक करना पड़ेगा. तो इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड और मैनेजमेंट फीस. बोलो, इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड और मैनेजमेंट फीस. अब इन केस ऑफ फॉरेन कंपोनेंट, बच्चों कंपोनेंट मतलब सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर. बराबर. अब अक्कल लगाओ, मेरी एक सब्सिडरी है. ठीक है, अज्यूम करो बेबी लिमिटेड. सो बेबी लिमिटेड जो मेरी सब्सिडरी है वो है विदेश में. अज्यूम करो इट इज इन युगांडा. किधर है वो? युगांडा. युगांडा. बेटा इट इज इन अफ्रीका. इट इज इन अफ्रीका. व्हेन यू गेट ऑन अफ्रीका एयरपोर्ट, सेकंड लेफ्ट थर्ड राइट. ठीक है, युगांडा. अब फॉरेन कंपोनेंट जो मेरा युगांडा में है, तो उसका जो अकाउंट्स बनेगा वो युगांडा के लॉ के हिसाब से बनेगा. पर सब्सिडरी उधर विदेश में, बाप किधर है उसका? होल्डिंग कंपनी किधर है? पप्पा तो बेटा इंडिया में ना. तो सीएफएस जब बनेगा किसके हिसाब से बनेगा? इंडिया के हिसाब से. अब मेरा जो सीए है, मेरी कंपनी का जो सीए, उसको तो युगांडा का एएस इंडिया क्या क्या एप्लीकेबल तुमको वो नहीं पता होगा. तो लॉ क्या कहता है? उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो वो कन्वर्जन एंट्री चेक करो. क्या करो? वो कन्वर्जन एंट्री. अब धीरे से समझो इसको. आप इसको टूटा फूटा इंग्लिश में लिखो चलेगा, पर मतलब समझना कि विदेश में जो मेरा कंपोनेंट है उसने अपने अकाउंट्स बनाएंगे एज पर विदेशी गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. उसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा. किसके हिसाब से? इंडियन गैप के हिसाब से. क्यों? क्योंकि सीएफएस इसके हिसाब से बनेगा, इंडियन गैप के हिसाब से बनेगा. हमेशा देखना, जहाँ की होल्डिंग कंपनी होती है, जहाँ की होल्डिंग कंपनी होती है उसके हिसाब से सीएफएस बनता है. ठीक है. इन केस ऑफ फॉरेन कंपोनेंट, द एडजस्टमेंट्स टू कंपोनेंट, द एडजस्टमेंट्स टू कन्वर्ट, द एडजस्टमेंट्स टू कन्वर्ट components audited FS prepared under components local gap to the gap under which CFS is prepared, to the gap under which CFS is prepared. तो टूटा फूटा इंग्लिश में लिखोगे तो भी चलेगा. मतलब यही होता है कि बस विदेश की कंपनी का जो सब्सिडरी है उसका अकाउंट्स है वो तो विदेश के हिसाब से बना है, आप उसको कन्वर्ट करो किसके हिसाब से? इंडियन गैप के हिसाब से. ठीक है. पी, इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट्स ऑन एसेट्स एक्वायर्ड फ्रॉम सब्सिडरी. इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट्स ऑन एसेट्स एक्वायर्ड फ्रॉम सब्सिडरी. देन ए, अब आपने देखा होगा होल्डिंग सब्सिडरी अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करती है. जैसे डेप्रिसिएशन में फॉलो करती है, फिर अपना स्टॉक में फॉलो करती है, फॉरेन एक्सचेंज की वर्किंग में फॉलो करती है. बराबर. इन्वेस्टमेंट के लिए अलग फॉलो करती है, इन्वेंट्री जो मैंने बोला उसके लिए अलग फॉलो करती है. बट आपने क्या करना है? उसको हार्मोनाइज करना है. हार्मोनाइज करना मतलब क्या? एक जुट लाना पड़ेगा आपको. एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू हार्मोनाइज डिफरेंट accounting policy being followed by the parent and its subsidiary. Adjustments regarding to harmonize different accounting policies being followed by parent and its subsidiaries. ठीक है. सो बात तो चार हो गए अपने. पहला क्या था? इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट पेड और रिसीव और मैनेजमेंट फीस. इन केस ऑफ फॉरेन कंपोनेंट्स, एडजस्टमेंट टू कन्वर्ट कंपोनेंट्स ऑडिटेड एफएस prepared under components local gap to the gap under which CFS is prepared. ठीक है. तीसरा, intra-group profits on the assets acquired from subsidiaries. A, adjustments to harmonize different accounting policy between parent and subsidiary. I, ये एफआर के पेपर की एकदम तोड़ एडजस्टमेंट, एकदम तोड़ फाड़ू, एकदम फाड़ू. ठीक है, फुल फाड़ू.
इंट्रा ग्रुप इंडेप्टेडनेस, अरे भैया वो डेप्टर क्रेडिटर वाली जिसमें बच्चों के फटके हाथ में आ जाती है, ये वाली एंट्री इंट्रा ग्रुप इंडेप्टेडनेस, ठीक है। फिर बच्चों ऐसे दो है, ऐसे दो है। पहला, adjustments made for the effect of significant transactions, adjustment made for the effect of significant transaction or other events that occur between the date of FS of parent and its components. अब पता है आपने देखा होगा जब फॉरेन वाले होते हैं ना, फॉरेन वाले में क्या सिखाया गया अपने को FR के पेपर में कि 31 दिसंबर को खत्म होता है, 31 दिसंबर पे। इंडिया का 31 मार्च के हिसाब से होता है, तो 3 महीने की वो एंट्री को अपने करना पड़ता है ना, वो बाइंग रेट सेलिंग रेट एवरेज रेट लेते हैं, तो ये वाला चीज़ है। तो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन बिटवीन द डेट ऑफ FS ऑफ पेरेंट एंड कंपोनेंट्स, significant transactions, the adjustments for the effect of significant transaction between the date of FS of parent and component, 31 दिसंबर 31 मार्च, ठीक है, ये फॉलो करना है। एक और एस, adjustments, adjustment to the FS for subsequent events, ठीक है, for subsequent events। बस जो subsequent events कब होते हैं? आफ्टर बैलेंस शीट डेट एंड बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट। subsequent event कब होता है? आफ्टर बैलेंस शीट डेट एंड बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट, बराबर। सो एडजस्टमेंट फॉर subsequent event between बैलेंस शीट डेट एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट। subsequent event दो होते हैं बेटा, एडजस्टिंग इवेंट या नॉन एडजस्टिंग इवेंट, बराबर। अगर आपको अमाउंट पता है तो आप उसको एडजस्ट कर दोगे, आपको अगर अमाउंट नहीं पता है तो आप क्या करोगे? उसको डिस्क्लोज इट बाय वे ऑफ नोट, डिस्क्लोज इट बाय वे ऑफ नोट। समझा आपको चीज़ ये? ठीक है, अब इतने सारे पढ़ लिया अपन ने, एक और पेंडिंग है अपना। ये खाली समझने के लिए आपको एमसीक्यू ये याद नहीं रहता तो भी चल जाएगा आपको, ये पूरा जो पैरा मैंने मार्क किया है, नहीं भी याद करोगे तो भी चल जाएगा। क्या कहता है? इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट नॉट रिक्वायरिंग एडजस्टमेंट वुड नॉट रिक्वायर डिस्क्लोजर एक्सेप्ट फॉर दोस इन द रिपोर्टिंग ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी एज पर एएस एंड द एफएस एज पर इंडिया इफ इट इज सिग्निफिकेंट। अगर वो सिग्निफिकेंट होता है तो अपन उसको डिस्क्लोज करते हैं, तो वो भी जरूरत नहीं होती। अच्छा, अभी इसमें ई से दो है, तुम अगर एक याद करो तो भी चलेगा, ऑलरेडी अपन इतने सारे याद कर लिए। ई बहुत कॉमन है। अब याद करो, जब अपन बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं CFS वाले, तो क्या प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं ना, वो आखिरी में जाके लास्ट प्रॉफिट बंटवारा करते हैं, फिर माइनॉरिटी को देते हैं, ये वो वाला पॉइंट है। डिटर्मिनेशन ऑफ मूवमेंट ऑन इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटीज सिंस द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इट्स सब्सिडरी, मतलब जितना प्रॉफिट उनको जाएगा। अगर ये नेक्स्ट वाला पॉइंट याद होता है तो अच्छी बात, अंदर छोड़ सकते हो। एडजस्टमेंट्स फॉर डिफर्ड टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ टेम्पररी डिफरेंसेस, इतना पढ़ लो खाली। एडजस्टमेंट्स फॉर डिफर्ड टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ टेम्पररी डिफरेंसेस, एडजस्टमेंट फॉर डिफर्ड टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ टेम्पररी डिफरेंसेस, समझा आपको? इसको क्या बोलते हैं अपन? CPCA, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, ठीक है। अब सुनो वापस से बोलते हैं, दोनों आंसर बहुत रिपीटेटिव है, बहुत काम के एग्जाम में आते ही हैं। दिस आर मेड एवरी ईयर, जिस साल आप CFS बना लो, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या है इसके? पहला, इंटर ग्रुप इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड और मैनेजमेंट फीस इन केस ऑफ फॉरेन कंपोनेंट्स, एडजस्टमेंट टू कन्वर्ट कंपोनेंट्स लोकल गैप टू द गैप अंडर विच CFS इज प्रिपेयर्ड। थर्ड, इंटरग्रुप इंटरेस्ट, intergroup profits on assets acquired from subsidiaries. A, adjustments for harmonizing different accounting policy. I, intergroup indebtedness. S बच्चों दो थे, पहला एस क्या था? subsequent event, subsequent event किसके बीच में होता है? between the date of FS of parent and company, जब अलग अलग डेट होती है। फिर एक significant transaction between date of FS of parent and components। फिर एक और ऐसा होता है अपना subsequent event कब होता है? आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट, बराबर। उसमें दो होते हैं, एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग, अमाउंट पता है तो एडजस्ट कर दो, अमाउंट नहीं पता तो डिस्क्लोज कर दो। डिस्क्लोज कब करोगे? जब अगर वो सिग्निफिकेंट होगा। ई में दो थी अपन ने, पहला है इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटीज और एनसी है, और दूसरा एडजस्टमेंट फॉर डिफर्ड टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ टेम्पररी डिफरेंसेस। इतना सारा याद किया अपन ने, इसमें से 5-6 आपको याद करना जरूरी है, जो आपको अच्छा लगा याद करो। अब भी किया, अभी मैंने आपको याद करना तरीका बता दिया, ठीक है। PCA NCP सब अच्छे से पढ़ोगे वापस से, जो मैंने मार्क किया मार्क कर लीजिएगा। गिविंग यू 5 मिनट्स टाइम, अच्छे से अभी के भी याद करो। कुछ डाउट हो तो फिर मुझे चैट बॉक्स में पूछो। रीड अभी के अभी।
ओह ग्रेट, समझ में आ गया सबको पूरा चीज़, परफेक्टली राइट। किसी को कुछ डाउट है क्या, मुझे वो बताओ पहले, किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। थैंक्स राहुल, थैंक्स चिराग, थैंक्स DS पाटिल। ओके, देखो अभी तक अपन ने दो इंपॉर्टेंट आंसर किए। पहला CFS के दो एडजस्टमेंट्स होते हैं, PCA एंड CPCA। दूसरा आंसर किया अपन ने PCA क्या होता है, CPCA क्या होता है, ठीक है। PCA एंड CPCA दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी और एक और अपन ने आंसर कर लिया एग्जामेशन वाला, तो तीन आंसर अपने इंपॉर्टेंट हो गए। एग्जामेशन वाला आंसर आई थिंक एग्जाम में आया था नॉर्मल 90 या में 90, दोनों में से एक में आया था, ठीक है। तो तीन अपने इंपॉर्टेंट हो गए। अब अपन जो नेक्स्ट आंसर पढ़ रहे वो पढ़ेंगे अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट के ऑडिटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट कंपनी के क्या ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा पहले मुझे पता, फॉर माई क्यूरियोसिटी, तुमको समझ में आ रहा है अपन पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, आई मीन जो पढ़ रहे अपन समझ में आ रहा है। मुझे ऐसा लगा खाली मैं खुद से बात कर रहा हूँ। ओके, कैन यू गाइस टाइप योर लोकेशंस, कहाँ कहाँ से आप लोग हो। जैसे चिराग हैव सेड यस्टरडे इज फ्रॉम मुंबई, बाकी लोग रोशनी, अमी, राहुल, राहुल इज फ्रॉम Guwahati, DS Patil Bombay, वेट, Amy is from Mumbai, Amy Starbucks, also from Mumbai, okay, okay, Nidhi is from Hyderabad, great, Asta is from Udaipur, nice, so पूरा इंडिया देख रहा है अपने को, वाह, केवूरी गुजरात, ओके। अच्छा एक इम्पोर्टेंट अपडेट, अरे सुनो अभी इम्पोर्टेंट अपडेट अभी जस्ट अभी आया, ठीक है। PM मोदी, यार चिराग बोल तो नहीं, PM मोदी देश को संबोधित करेंगे 8 बजे। साले पढ़ नहीं रहे तुमको है ना व्हाट्सएप देखने का बैठ के, तुमको पढ़ना लिखना नहीं है। मैं स्टार्टिंग में बोला था पढ़ लो पहले ढंग से तुमको। लेट्स नॉट डिस्कस, सबको पता है कि वो एक्सटेंड होगा मित्रों, एक्सटेंड होगा जाएगा वो 31 को जाएगा, ठीक है। अरे क्या तेरे को अपडेट आया, मतलब तेरे को फोन करके बोला कि मोदी ये 8 बजे आ रहा हूँ मैं तेरे लिए आज, आओ अपन आगे बढ़ते, अपन आगे बढ़े, अपन को अपना पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर पे हो ही जाएगा, फिर इतना बचकान है ऑलरेडी, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट आंसर वी आर डूइंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी। अच्छा मैं एक और चीज़ बता दूँ, इवन आई एम राइट नाउ नॉट इन मुंबई, आई एम टेकिंग दिस सेशन नॉट फ्रॉम मुंबई। लॉकडाउन में मैं भी कहीं हूँ और हूँ since 2 months. I am in Gujarat right now. Trying to reach Mumbai very soon. इसीलिए लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे। चिराग को सब खबर होता है कि मैं किधर हूँ। Yes, I am in सूरत right now. पहुंचेंगे मुंबई बहुत जल्द, जब लॉकडाउन से खुला था। आ जाओ। अरे हाँ ऑडियो क्लिप्स, अरे देव शांति भाई शांति, मिलेगा मिलेगा टाइम तो मिले रिकॉर्ड करने का, मिलेगा। इट्स डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड वीडियो, किसका ऑडियो क्लिप चाहिए। अब वो सरफेस ही रिकॉर्ड कर लिया, वो भी फॉर्मेट होगा आज, वो फॉर्मेट होकर सरफेस याद आ जाएगा, बाकी सब तो डाल तो दिया लॉ का पार्ट। ऑडिट का भी धीरे धीरे लगता है यार, टाइम लगता है बनाने में यार, मजाक थोड़ी है। प्रोफेशनल एथिक्स भी दे दूँ, ठीक है। और किडनी भी दे दूँ मेरा, डायरेक्टर्स डाल दिया, 5 अलग चैप्टर्स डाल दिए, मनी लॉन्ड्रिंग डाल दिया है। क्या बैंकिंग, आर यू ओल्ड सिलेबस,
अरे ओल्ड सिलेबस तुम वीडियो देख लो यार, वो 4 चैप्टर बैंकिंग इंश्योरेंस का उसका नहीं बना सकता मैं यार, प्लीज़ यार, मतलब क्या तुमको क्या सब कुछ चाहिए, मतलब किडनी विडनी सब ले जाओ मेरा यार, सर्विस ही बना दिया, बाकी जो जो न्यू सिलेबस के टॉपिक ना उस पर चल रहा है अपन, ठीक है। रोशनी यू प्लीज टेक बैंकिंग इंश्योरेंस का वो ले लो। हाँ निधि, आई सॉ योर मैसेज, आप ही ने मैसेज किया ना वो अकाउंट्स वाला, अकाउंट्स ऑफ कंपनी वाला, ठीक है, वो भी दिलवाता हूँ। अकाउंट्स का भी अभी वो ऑडिट के साथ वो रिकॉर्ड हो जाएगा, वो ऑडिट के साथ रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो लेट्स कंटिन्यू। वी डू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी। आ जाओ, कितना मज़ा आता है ना ऐसे पढ़ने में, कोई शोर नहीं, कोई बच्चा मच मच नहीं कर रहा है, तो मज़ा आ रहा है मेरे को। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट, ठीक है, जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग कंपनी, ठीक है, ये भी एक आंसर आता है। अच्छा ये डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट, पर एग्जाम में अपने डायरेक्ट नहीं आना है, एग्जाम में तो फुल एकदम घुमाएगा, फुल घुमाएगा तुमको, कैसे, यू आर द ऑडिटर ऑफ अ होल्डिंग कंपनी विज ए बी लिमिटेड, द होल्डिंग कंपनी का मैनेजमेंट या होल्डिंग कंपनी का केएमपी या होल्डिंग कंपनी के मिस्टर डायरेक्टर है, वो जानना चाहते हैं कि होल्डिंग कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो क्या ये साथ है, ये साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। क्या क्या देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन CFS इज दैट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द पेरेंट, ये अपन ने शुरू में बोल दिया था कि भैया आपका अकाउंट्स बनाने की ड्यूटी हमेशा किसकी होती है, मैनेजमेंट की, सारा भंगार काम कौन करता है, मैनेजमेंट, तो खाली एक ही काम करते क्या करने का, ओपिनियन देने का। अब इस आंसर को कैसे समझने का, ठीक है, सी ऑडिट यू गाइज ऑल्सो नो इट्स लाइक द लेंथियर सब्जेक्ट प्लस इट्स लिटिल ड्राई, यू हैव टू यूज सम और द अदर लॉजिक्स, ठीक है, रट्टा मारना पड़ेगा, चतुर चतुर स्तन बनना पड़ेगा। आधे लोग बोलते सर हमसे तो यार रट्टा नहीं होता बेटा, अभी मेरे को किसी बच्चे का मैसेज आया कि सर ऑडिट में कितना रीडिंग करने का, ऑडिट में रीडिंग करोगे तो रीडिंग तो क्या न्यूज़पेपर ऐसा होता है, सुबह पढ़ा शाम को घंटा कुछ समझ में आएगा, ठीक है, कुछ याद तो रहने वाला है नहीं अपने को, तुमको समझना होगा कि बॉस आपको चीज़ें याद करनी होगी, याद, यू हैव टू मेमोराइज इट आउट, यूज सम अदर लॉजिक्स, की बना लीजिए, कोड बना लीजिए, कुछ फनी सा आंसर बना लीजिए, कहीं ना कहीं तो लॉजिक लगाना पड़ेगा, जैसे ये आंसर है। अब होल्डिंग कंपनी, अब मेरे कितने बच्चे हैं, मतलब अगर मैं AB लिमिटेड, ठीक है, हमारे कितने बच्चे, मेरे नाजायज़ कितने हैं, डोंट इमेजिन, ठीक है, आई एम जस्ट लिंकिंग विद द चैप्टर, ठीक है, प्रैक्टिकली वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, मेरे कितने बच्चे हैं, कितने छोटे बच्चे हैं, कितने पूरे बच्चे हैं, कितने देश में है, कितने विदेश में, अपना क्रैश कोर्स तो हर जगह होता है पूरे इंडिया में, हर जगह अपन जाते हैं, ठीक है, जैसे जोधपुर, नासिक, पूना, वहाँ जाते जाते क्या हो गया, हर जगह गली में से अपने बच्चे अब्बा जन बोलते हुए निकले। अब कंपनी के कितने बच्चे कहाँ कहाँ फैले हुए, ये तो आप जैसे ऑडिटर को नहीं पता होगा ना, आप तो महान सीए मतलब बड़ा आदमी ना, तुमको तो पता नहीं होगा, तो बच्चे किधर किधर है कौन देखेगा, होल्डिंग कंपनी देखेगी, कौन देखेगी, वो होल्डिंग कंपनी। सो पहला पॉइंट क्या बोलते हैं बॉस, यू हैव टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स, क्या बोलोगे, यू हैव टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स एंड हर बच्चे ने कितना पैसा कमाया है ये भी बताओ, इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट्स, identify the components including the financial information of the components to be included in CFS, लोग कितना चीज, identify the components including financial information of components to be included in CFS, कौन से बच्चे हैं कितने पैसे कमाए। अच्छा अब हर बच्चे का धंधा अलग अलग होगा, कोई पान बीड़ी बेचता होगा, कोई ऑरेंज जूस, ठीक है, ऑरेंज जूस अमूल कूल वो सब बेचता होगा, ठीक है, अपना कोई पान गुटका बीड़ी वाला होगा उसका बिजनेस अलग, कोई कपड़े बेचता होगा, कोई फोन बेचता होगा, अलग अलग धंधे हैं सबके, ठीक है। तो उसके बाद बोलोगे आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट्स फॉर रिपोर्टिंग, फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग, आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट्स, फिर सबके धंधे चेक करो कौन से, आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग। अब बच्चों ने आपस में भी तो ट्रांजेक्शन करो, क्योंकि बच्चा क्या भाई भाई ना भले ना जाए हो बराबर, पर भाई भाई तो है ना, खून का तो रिश्ता है उनका, बाप तो कॉमन है ना। आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टीज एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो 3 पॉइंट, पहला पॉइंट क्या, बच्चे देखो किधर किधर है, कितना पैसा कमाए, आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट्स, कोई बच्चा पान बीड़ी बेच के पैसा कमाया होगा, किसने कपड़े बेचे गया होगा, किसने दारू सिगरेट बेचा होगा कुछ, तो आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग, चेक करो बच्चों में आपस में तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, ठीक है। सब बच्चे सच बोलेंगे, हम सच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सच बहुत इंपॉर्टेंट है। Obtain accurate and reliable accounting information from the components.
ऑब्टेन एक्यूरेट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनी, रिलायबल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनी. ठीक है, अब सब कुछ आ गया. ठोको, क्या ठोको? एडजस्टमेंट ठोको. कौन सी? दो प्रकार की एडजस्टमेंट है हमारी. मेक अप्रोप्रिएट कॉन्सो एडजस्टमेंट. कौन सी थी? अपना पीसीए एंड सीपीसीए. अब घर में कोई तो बच्चा होगा जो अलग चलता है, जो पापा की बिल्कुल नहीं सुनता, उसको पकड़ के साथ में लेके चलना पड़ा. परिवार का हिस्सा है ना अपना, तो यार वो उसको क्या बोलते हैं? हार्मोनाइज द अकाउंटिंग पॉलिसी. हार्मोनाइज कब कर देते जब कुछ अलग होता है, बराबर. कोई फॉरेन वाले लोग हैं, अपने फॉरेन विदेश पीपल, इंग्लिश पीपल, ठीक है, पीपल वो वाचिंग इट फ्रॉम हैदराबाद. आई होप यू अंडरस्टैंड माई इंग्लिश. तो क्या करनी पड़ेगी अपने को? उसको गैप कन्वर्जन वेरिएबल एप्लीकेबल, गैप कन्वर्जन वेरिएबल एप्लीकेबल. तो ये 4 पॉइंट तो अपने वो सीपीसी वाले पार्ट से आ जाते हैं, जो अपने पढ़ रखे पीसी एंड सीपीसी मिला के. कल अपने को 3 पॉइंट ध्यान रखने का. यू हैव टू राइट एज इट इज इन द एग्जाम. जैसा लिखा वैसा ही लिखना पड़ेगा आपको. ठीक है, वो क्या कहता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट. 7 पॉइंट है. पहला, बच्चे देखो किधर किधर है, उनने कितना पैसा कमा रखा वो डिटेल लो. फिर आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग, कहाँ से पैसे कमाए वो देखो. तीसरा, बच्चों में आपस में तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं, उसको क्या बोलते हैं? रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. सब बच्चे सही इन्फॉर्मेशन देंगे, कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्टेन एक्यूरेट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंपोनेंट्स. ठीक है, ठोको. अभी सब कुछ आ गया, ठोको. 2 प्रकार के एडजस्टमेंट, मेक प्रॉपर कॉन्सो एडजस्टमेंट. अब कोई बच्चा अलग होगा जो जिंदगी में एकदम अलग ही चलता है, उसको साथ में लेके चलेंगे. हार्मोनाइज डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी. कोई फॉरेन वाले लोग होंगे, उसको क्या बोलते हैं? गैप कन्वर्जन वेरिएबल एप्लीकेबल. गैप कन्वर्जन वेरिएबल एप्लीकेबल. समझा आपको चीज़? ठीक है, होल्ड ऑन, साथ में याद करना. ऑडिट ऑफ कंसोलिडेशन या प्लानिंग द ऑडिट. यहां पर एक और आंसर लिख दीजिए. रिस्पॉन्सिबिलिटी I would say responsibility of parent का ऑडिटर. जो चौथा आंसर था वो था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी. ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट का ऑडिटर. ठीक है, इसको टूटा फूटा इंग्लिश में लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. टूटा फूटा इंग्लिश, पर आपको आंसर यही लिखना पड़ेगा. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़ी बड़ी जब कंपनीज की बात करते हैं अपन, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी एडलवीज है. एडलवी की सब्सिडी होगी एक्स लिमिटेड, एक होगी वाई, एक होगी जेड. फिर जेड ने पैसा लगाया हुआ है ए में, ए ने पैसा लगाया होगा बी में, ए के नीचे भी A1 होगा, उसके नीचे A2 होगा. तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है. सी टू अंडरस्टैंड, अपन जब अकाउंट्स में पढ़ते हैं, जब अपन ऑडिट में पढ़ते हैं तो हम छोटा सा ही पढ़ते हैं, पर बड़ी बड़ी जैसे कंपनीज है, जैसे टाटा ग्रुप हो गया पूरा, ठीक है, रिलायंस ग्रुप हो गया, उनके पास तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है ना. कौन सा सब्सिडरी है, किसका किस सब सब्सिडरी बनाया हुआ है, किसी का कोई एसोसिएट है, किसी का कोई जॉइंट वेंचर है, तो पूरा अपने को देखना होगा, पूरा अपने को देखना होगा. जब अपन पूरा उसको देखेंगे, हाँ, जब अपन पूरा उसको देखेंगे, उसको क्या बोलते हैं अपन? अंडरस्टैंड द ग्रुप स्ट्रक्चर. क्या बोलेंगे अपन उसको? अंडरस्टैंड द बच्चों ग्रुप स्ट्रक्चर एंड ग्रुप वाइड कंट्रोल्स. क्या बोलोगे आप? अंडरस्टैंड द ग्रुप स्ट्रक्चर एंड ग्रुप वाइड कंट्रोल्स इंक्लूडिंग assessment of IT system and IT related controls. IT related controls मैं इतना पढ़ूंगा बस. मेरे को मेरे हिसाब से जो अच्छा होगा मैं वही पढ़ेगा, हमें पूरा पॉइंट कवर करेगा. अंडरस्टैंड द ग्रुप स्ट्रक्चर एंड ग्रुप वाइड कंट्रोल्स इंक्लूडिंग द असेसमेंट ऑफ IT सिस्टम एंड IT रिलेटेड कंट्रोल्स. फिर अब सबका अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी होता है, तो वही पॉइंट को रिपीट कर रहे हैं. अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ द पेरेंट एंड कंपोनेंट्स एज वेल एज द प्रोसेस इंक्लूडिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ FS ऑफ फॉरेन कंपनी. गैप कन्वर्जन वाला गया. अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द पेरेंट्स एंड कंपोनेंट्स एंड इंक्लूडिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ FS ऑफ फॉरेन कंपनीज, जब अपन गैप कन्वर्जन करते हैं, बराबर. तीसरा, डिटरमाइन द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म. ये सीखोगे ना आप लोग ने. NTE determine the nature, time and extent of audit procedure. याद है 2 प्रोसीजर करते थे अपन, compliance and substantive. Compliance and substantive to be performed based on the risk assessment, based on the risk assessment of material misstatement, based on the risk assessment of MMS, material misstatement. चौथा, determine the use of other auditors work. Determine the use of other auditors work. Determine the use of other auditors work. And last वाला, coordinating the work to be performed. Coordinating the work to be performed.
कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। इतना ही बोलना है भैया, 4 मार्क का आंसर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट ऑडिटर, पहला अंडरस्टैंड द ग्रुप स्ट्रक्चर, ग्रुप वाइड कंट्रोल्स, इंक्लूडिंग असेसमेंट ऑफ आईटी सिस्टम एंड आईटी रिलेटेड कंट्रोल्स। फिर क्या करने का, अंडरस्टैंड क्या, अकाउंटिंग पॉलिसी किसकी, पेरेंट की एंड उसके कंपोनेंट्स की, एंड प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एफएस ऑफ फॉरेन कंपनीज। तीसरा, डिटरमाइन द नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म, किस पर, बेस्ड ऑन द रिस्क। रिस्क को क्या किया अपन, असेस किए, कहां से आया, एमएमएस से आया। देखो कैसे सोचेगा, बेस्ड ऑन रिस्क आया, कहां से आया, कैसे किया, असेस किया, ऑफ एमएमएस, रिस्क असेसमेंट ऑफ एमएमएस। फिर डिटरमाइन द यूज ऑफ अदर ऑडिटर्स वर्क, डिटरमाइन द यूज ऑफ अदर ऑडिटर्स वर्क, ठीक है। एंड पांचवा, कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म, पांचवा कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म, ठीक है। सो आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टाइम, दोनों आंसर, रिस्पॉन्सिबल पेरेंट कंपनी, रिस्पॉन्सिबल पेरेंट ऑर्डर। आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, अभी की अभी याद करो जल्दी।
ओके, DS Patel, यू हैड अ डाउट, कॉर्नर वर्क टू बी परफॉर्म मतलब, अरे बेटा जहाँ पर जॉइंट ऑर्डर नहीं बोलते, मैंने बताया था आपको, यहाँ पर अनदर ऑर्डर आता है। सब्सिडरी के ऑर्डर को क्या बोलते हैं अपन? अनदर ऑर्डर। सब्सिडरी के ऑर्डर को अपन बोलते हैं अनदर ऑडिटर। तो ऐसे 600 जॉइंट ऑर्डर का मतलब एक ही कंपनी के एक से ज़्यादा ऑर्डर होते तब जॉइंट ऑर्डर लगाते हैं अपन। ठीक है, किसी को कोई और डाउट? भाई कोई डाउट है तो पूछ लो जरा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। दैट विल बी द लास्ट आंसर विच विल बी डूइंग, then the entire chapter will be doing when we start with the regular class. Cool? Okay, चला स्टार्ट करें अब। देखो जरा, अभी आपको ये अमेंडमेंट करा रहा हूँ। अभी अपन ने क्या सीखा था कि एग्जेम्पशन एएस देता है दो जगह पर, टेम्पररी होल्डिंग, इकोनॉमिक बेनिफिट, रेस्ट्रिक्शन, बराबर, परफेक्ट। अच्छा, फिर एक एग्जेम्पशन आपको कौन देता है? एक आपको इंड एस देता है 110, इंड एस 110, जो कहता है कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी तो आपको एग्जेम्पशन है। अब सेक्शन 129 कहीं भी आपको एग्जाम्पशन नहीं देता, पर एक अमेंडमेंट आया था, उसने क्या बोला कि अगर ये सिचुएशन इंटरेक्ट होती है तो इस केस में आपको कौन सो करने की जरूरत नहीं है। पर वो आप कौन है? स्पेसिफिक कंपनी, देखो कौन सी, अब ध्यान से देखो, ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है और सी लिमिटेड है। ठीक है, अज्यूम करो खाली ए और बी है, ए और बी है। ए ने बी के अंदर लेट अस अज्यूम 51% डाल रखा है। हु इज द होल्डिंग कंपनी? बच्चों हु इज द होल्डिंग कंपनी? सर ए लिमिटेड। कौन है वो? ए लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी। ठीक है, हु इज द सब्सिडरी? सर बी लिमिटेड इज द सब्सिडरी। अज्यूम करो ए ने अगर 100% डाल रखा है, ए ने अगर 100% डाल रखा है तो स्टिल सर ए इज द होल्डिंग कंपनी। ठीक है, बी इज द सब्सिडरी। अगर ए और बी होता है तो बच्चों तनिक हमको बताओ कौन करेगा? ए और बी के सिचुएशन में कौन करेगा? मुझे लिख के बताओ चैट बॉक्स में, ए और बी में कौन करेगा? अगर ए और बी सिचुएशन है, ये वाली जो सिचुएशन है, इसमें कौन करेगा? बाकी लोग बहुत ही धीरे लिखते हैं। कौन सो करेगा? ए। क्लियर इतना चीज, कौन सो करेगा? ए ना। अज्यूम करो ए नहीं है, अब यहाँ पर मैं हाथ नहीं रख सकता क्योंकि वो स्क्रीन है। ठीक है, अज्यूम करो ए नहीं है, खाली बी है और सी है। अज्यूम करो बी ने 51% सी में डाल रखा है। ठीक है, अंडरस्टैंड क्या सिचुएशन में खाली कौन है? बी एंड सी है। ठीक है, ए वाला पार्ट बिल्कुल नहीं है। बी और सी में सर होल्डिंग कंपनी कौन? सर बी इज अ होल्डिंग कंपनी एंड सी इज अ सब्सिडरी कंपनी। बी और सी के केस में बच्चों मुझे बताओ कौन करेगा? कौन करेगा? बी और सी के केस में कौन करेगा? बी और सी के केस में बच्चों कौन करेगा? बी। परफेक्ट, ग्रेट, वाह। अज्यूम करो ये पूरा चार्ट है ए बी सी। ए ने डाल रखा है बी में डाल रखा है सी में। ठीक है, ए डाला बी में, बी डाला सी में। सी का बाप कौन? बी। पर बी का बाप कौन? ए। सी का बाप कौन? बी का बाप कौन? ए। तो एट दी एंड कौन करेगा? लिख के बता फटाफट, कौन करेगा? अगर ये सिचुएशन है कौन करेगा? सो सबने लिखा बस कौन सो ए करेगा, मतलब कौन सो किसने नहीं किया? किसने नहीं किया बच्चों? बी ने नहीं किया। मतलब एग्जेम्पशन किसको मिली? बी को मिली। समझा आपको चीज? ये एग्जेम्पशन किसको मिली? बी को मिली। बट अगर बी को एग्जेम्पशन चाहिए तो बॉस
बॉस क्या करना होगा, उसको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी होगी। अब वो कंडीशन ऊपर दे रखी है, तो नाउ वी आर स्टडिंग, अगर एग्जामिनेशन किसको चाहिए, बी को चाहिए, एग्जामिनेशन किसको चाहिए, बी को चाहिए। अब सुनो, मेरी भाषा में ए को बोलते अपन दादाजी, बी को बोलते अपन पप्पा, सी को बोलते अपन बेटा। अक्कल लगाओ, अगर घर में दादाजी है, अगर घर में दादाजी है तो घर की बच्चों पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, सर दादाजी की। घर में दादाजी है ना, सबसे बड़े तो वही है भैया, सल्यूट दादाजी, सब भाई लागू वही करेंगे। बट बट तो पापा एकदम चिल, पापा एकदम एकदम गजोदर की तरफ फुटबॉल देख रहे हैं, मस्त मजा आएगा पापा को, फीफा देखेंगे। अज्यूम करो मेरे दादाजी तो थर्की है, ही इज इन बैंकॉक, मतलब दादाजी वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बैंकॉक, मतलब दादाजी लिमिटेड मतलब ए लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन बैंकॉक। जब वो बैंकॉक में पैदा हुए तो उनको कंपनीज एक्ट 2013 तो लगेगा नहीं ना, क्योंकि वो तो फॉरेन कंपनी होगी, आई मीन वो तो ऑल टुगेदर डिफरेंट कंपनी होगी। कंपनीज एक्ट किसको लगता है, जो इंडिया में पैदा होती हो। दादाजी को लगेगा, जब दादाजी को नहीं लगेगा, दादाजी को नहीं लगेगा तो घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आ जाएगी, पापा पर। किस पर आ जाएगी, पापा पर। तो कौन सा कौन करेगा, पापा करेंगे। समझा आपको इतना जी। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पापा को कब एग्जामिशन मिलेगा, पापा कब चिल मारेंगे, पापा कब चिल मारेंगे। ठीक है, पहला, इट इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी और इफ इट इज अ पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी। होली मतलब कौन हो गया, 100%, पार्शियली ओन्ड मतलब कितना हो गया, 51% सब्सिडी। ठीक है, ऑफ अदर कंपनी एंड ऑल इट्स अदर मेंबर्स, ऑल मेंबर्स मतलब सब, सब मतलब सब। ठीक है, इंक्लूडिंग दोज अदरवाइज नॉट एंटाइटल्ड टू वोट हैव बीन इंटीमेटेड इन राइटिंग एंड फॉर विच प्रूफ ऑफ डिलीवरी ऑफ सच इंटीमेशन इज अवेलेबल विद द कंपनी दैट दे डू नॉट ऑब्जेक्ट टू द कंपनी फॉर नॉट प्रेजेंटिंग सीएफएस। म्हणजे बी लिमिटेड के सारे मेंबर्स, सारे मतलब सब, सब मतलब सब, सब मतलब सब, सारे मेंबर्स लिख के देंगे कि आप सी के साथ अगर कौन नहीं करोगे हमको कोनो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कौन लिख के देगा, सब मेंबर्स। ठीक है, बी लिमिटेड इज अ कंपनी whose securities are not listed और they are not in process of listing on any stock exchange। ना तो वो लिस्टेड होनी चाहिए, ना उसकी इच्छा होनी चाहिए लिस्ट होने की, ना तो वो लिस्टेड होनी चाहिए, ना उसकी इच्छा होनी चाहिए लिस्ट होने की। एंड ये तीसरा कंडीशन है। एंड its ultimate or any intermediate holding company file CFS with the ROC which are in compliance with the applicable AS। मतलब its ultimate holding company मतलब कौन, A limited, its ultimate company मतलब कौन, A limited। दादाजी अगर CFS बना तो B को एग्जामिशन है। बच्चों B को एग्जामिशन चाहिए तो तीन बातों का ध्यान रखना है। क्या, पहला NOC लेकर आए किससे, फ्रॉम ऑल द मेंबर्स, ऑल मतलब ऑल मतलब सब, सब मतलब सब। एंड B limited should not be a listed company, should not be wanting to get listed and its अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी प्रिपेयर सीएफएस एंड अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी प्रिपेयर सीएफएस। तो बॉस बी लिमिटेड मतलब पापा को एग्जेम्पशन है। दादाजी अगर विदेश में है तो दादाजी कौन नहीं करेंगे तो पापा को फिर बनाना पड़ेगा। अगर पापा को एग्जेम्पशन चाहिए तो ये तीन बातों को ध्यान रखनी पड़ेगी। समझा आपको, कूल, ड्रॉ दिस पार्ट, ड्रॉ दिस पार्ट। डन।
झाला? सो देखो अभी, सो फॉर टुडेज क्लास विल बी स्टॉपिंग हियर ओनली. पहले मेरे को बताओ तुमको समझ में आया क्या, मजा आया क्या? थैंक्स जीएस भाई, थैंक्स एमी. ओके, सो लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड. ये चैप्टर अभी आई थिंक इसमें खाली 10-15% बचा हुआ है, खाली 2 आंसर्स ऐसे हैं जो और दिमाग लगाने पड़ते हैं अपने को. बाकी चैप्टर ऑल टुगेदर पूरा कंप्लीट हो गया. तो ऑडिट ऐसा ही है, हर आपको चैप्टर 1.5-2 घंटे का ही मिलेगा. मतलब वो देखो फिर तुम जितना टाइम दोगे उतना वो वेस्ट है, क्योंकि एट दिन वो याद ही करना पड़ेगा अपने को, समझ के अपने को याद करना होता है. अब तुम जितना ज़्यादा टाइम दोगे, बहुत सारे बच्चे बोलते सर बाकी टीचर तो 100 150 घंटा ऑडिट पढ़ाते हैं. अरे पर बेटा एट दी एंड SFM दे के आने के बाद 24 घंटा ही मिलता है रिवाइज करने के लिए. और ऑडिट में कम से कम 26 तो चैप्टर्स है अपने पास, 37-38 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है अपने पास, और प्रोफेशनल एथिक्स में करीबन 34-35 क्लॉजेज है याद करने के लिए. तो अपने को तैयारी वैसी करनी होती है जितना अपन रिवाइज कर पाए. तो आप क्या करोगे, हमेशा ध्यान रखना, हर चैप्टर को 2-2.5 घंटा देने का. 2-2.5 घंटे में अच्छे से याद होता है, हर चैप्टर याद होता है. फिर क्या करने का अपने को, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने का, क्वेश्चन बैंक से अपने को MCQ सॉल्व करने का. इतना अच्छे से कर लिया, हो गया, समझा? लेट्स रिवाइज फटाफट. अपन ने क्या किया, पहले अपन ने CFS चैप्टर पढ़ा. CFS में क्या सीखा अपन ने कि भैया 2 प्रकार की एडजस्टमेंट होती है, PCA एंड CPCA. PCA में अपन क्या करते हैं कि बस पहली बार जब कॉन्सो होता है या फिर जब सब्सिक्वेंट चेंज होता है, वो सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट चेंज होता है, तो अपने को PCA लगाना होगा. CPCA अपन हर साल लगाते हैं. PCA अपने 3 थे, ECG डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटीज, C से डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व और गुडविल एज पर एप्लीकेबल AS. फिर वो क्या कहता था कि ऑडिटर को चेक करना है कि बॉस प्री एक्विजिशन रिजर्व पैरेंट कंपनी एंड माइनॉरिटी NCI के बीच में बंटवारा हुआ है कि नहीं हुआ. अच्छा, CPC में इफ पैसे, I से इंटर ग्रुप इंटरेस्ट पेड और रिसीव एंड मैनेजमेंट फीस, F से अगर फॉरेन कंपोनेंट से कन्वर्जन में एंट्री बता लीजिए क्या है वो चेक कर लीजिए. P से प्रॉफिट्स ऑन एसेट्स एक्वायर्ड फ्रॉम सब्सिडरी. A अकाउंटिंग पॉलिसी, हार्मोनाइजिंग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज. I इंटर ग्रुप इंडेप्टेडनेस. S 2 थे, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन जब डेट अलग होती है, FS ऑफ पेरेंट की एंड कंपोनेंट्स की. एक और ऐसे अपना सब्सिक्वेंट इवेंट कब, आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट. E इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटीज, और एक और एडजस्टमेंट फॉर डिफर्ड टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ टेम्पररी डिफरेंसेस. ठीक है. फिर अपन ने क्या, पेरेंट कंपनी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सर पहले बच्चे देख लो, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट्स. फिर अच्छा, अलग अलग धंधे क्या होगा तो रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग. सर कुछ आपस में ट्रांजेक्शन क्या होगा तो RP एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन देख लीजिए. फिर सारे इन्फॉर्मेशन लेंगे अपने एक्यूरेट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कंपोनेंट्स. ठोको एडजस्टमेंट्स, मेक प्रॉपर कॉन्सो एडजस्टमेंट्स. कोई अलग हो रहा होगा तो गैप कन्वर्जन कर लीजिए, विदेश वाला गैप कन्वर्जन. अगर अलग होगा तो हार्मोनाइज द अकाउंटिंग पॉलिसीज. ठीक है. फिर अपन ने किधर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट के ऑडिटर की. पहला, अंडरस्टैंड द ग्रुप स्ट्रक्चर एंड ग्रुप वाइड कंट्रोल्स इंक्लूडिंग असेसमेंट ऑफ IT सिस्टम एंड IT रिलेटेड कंट्रोल्स. फिर सर अंडरस्टैंड द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो पेरेंट फॉलो करता है, सब्सिडरी फॉलो कंपोनेंट फॉलो कर रहा है, एंड विदेश की फॉरेन एंट्री भी चेक कीजिए जब गैप कन्वर्जन होता है. डिटरमाइन द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसेस टू बी परफॉर्म बेस्ड ऑन रिस्क. रिस्क को क्या किया, असेस किस पे किया, MMS पे. तो रिस्क असेसमेंट ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. फिर NT हो गया अपना 1 2 3. फिर अंडरस्टैंड द वो अनदर ऑडिटर्स वर्क टू बी परफॉर्म एंड कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म. हो गया आंसर. फिर अपन ने क्या बोला, AS आपको एग्जाम्पशन देता है, AS 21, 23, 27 है, Ind AS 110 है. AS आपको क्या एग्जाम्पशन देता है कि टेम्पररी डिफरेंस का और इकोनॉमिक बेनिफिट रेस्ट्रिक्शन का. Ind AS का आपको क्या बेनिफिट देता है, Ind AS 110 बोलता है आपको कि अगर आप इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो तो आपको कौन सा करने की जरूरत नहीं है, आपकी होल्डिंग कंपनी को भी करने की जरूरत नहीं है. वो कब करेगी, अच्छा वो करेगी होल्डिंग कंपनी भी करेगी. होल्डिंग कंपनी कब नहीं करेगी, प्रोवाइड वो भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो तो. ठीक है. सेक्शन 120 कहता है वो हमेशा कौन सा करना है. ये कुछ बेनिफिट आया, किसको बेनिफिट आया, दादाजी, पापा, बेटा. पापा को अगर एग्जाम्पशन चाहिए वो क्या बोलता है, पहला चीज़ उसका NOC लाना पड़ेगा फ्रॉम ऑल द मेंबर्स. ठीक है. दूसरा, ना तो वो लिस्टेड होनी चाहिए, ना उसकी इच्छा होनी चाहिए लिस्ट होने की. तीसरा, इट्स अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी प्रिपेयर्स CFS. इट्स अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी प्रिपेयर्स CFS. तो पापा को क्या मिल जाएगा, कौन सो करने से बेनिफिट मिल जाएगा. समझा गाइस आपको. कौन सो ऑलमोस्ट अपना 80% खत्म हो चुका है. गया. प्लीज़ लेट मी नो अगर आपको कौन सो समझ में आ गया है तो.
ठीक है, सो लेट्स वेट फॉर द अनाउंसमेंट टुडे कि क्या आता है, कि एग्ज़ाम अब अपनी कितनी पोस्टपोन होती है, जुलाई वाली होती है कि नहीं होती, कि नवंबर वाली भी हिलती है, कि मई 21 भी हिलता है, किसी को नहीं पता. सो आज रात को देखते हैं क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से वी विल स्टार्ट विद द बैच. आई टोल्ड यू मॉर्निंग विल स्टार्ट द बैच 7:30 to 10 o'clock एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे. आई एम ट्राइंग टू कीप, अगर लॉकडाउन खुलता है तो अच्छी बात है. फेस टू फेस बैच होना बहुत डिफिकल्ट है अभी, एटलीस्ट 2 महीने तक ले बॉम्बे वाले बच्चों स्पेशली फेस टू फेस बैच होना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बच्चे आएंगे नहीं, क्योंकि अभी भी वो पैनिक है मार्केट में. सो वी कैन डू इज वी कैन हैव दिस लाइव सेशन, तो विच इज लाइक इंटरेक्टिव ऑल्सो. दूसरा चीज़, जो बच्चे कह रहे कि रिकॉर्डिंग है, तो क्योंकि मैं यही वाला चीज़ रिकॉर्ड करने वाला हूँ, तो अगेन रिकॉर्डिंग वाला ऑलमोस्ट मैंने जून का डेट दिया वैसे भी, तो आई थिंक 15 जून से पहले तो वीडियो भी रेडी नहीं होगा. लॉ का वीडियो रेडी है, लॉ भी इफ यू वांट टू टेक यू कैन टेक इट, बट ऑडिट विल टेक एटलीस्ट अ मंथ टाइम. ठीक है, क्योंकि अभी नोट्स अपडेट हो रहे हैं, MCQ क्वेश्चन बुक भी अपडेट हो रही है, उसके बाद आपको दी जाएगी. अगर किसी को कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, कुछ अगर बैच से रिलेटेड डाउट हो तो आप लेक्चर वाला को फ़ोन कर लो, वो लोग आपकी मदद कर देंगे. एंड आई होप आपको दोनों चैप्टर्स डिविडेंड 4 मार्क के आसपास का था. कॉन्सो अपना ये कॉन्सो भी हो गया 4 मार्क के 6 मार्क का. DS पाटिल लॉ अभी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी ऑडिट चल रहा है फिलहाल. तो लॉ प्रोबेबली अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो आई विल टेक इन जून जुलाई के आसपास. अभी तो मई में तो पॉसिबल नहीं है. आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है, नवंबर 20 मई 21 को दे रहे हैं, तो रिकॉर्डेड लेक्चर ले सकते हो. लाइव सेशन लॉ का होगा तो अभी फुल बैच तो बहुत डिफिकल्ट. क्रैश कोर्स में भी हो जाए बहुत जल्दी. अरे क्या है चिराग, 2 ही दिन था. अभी एक्चुअल बैच शुरू करेंगे अगले हफ्ते से. एक बार कल आज देख लेते हैं मोदी जी क्या कहते हैं, उसका अगले हफ्ते से एक्चुअल बैच शुरू कर लेंगे. यार मेरे को याद नहीं है चिराग तू कौन है यार, मेरे को जरा तू मैसेज करके याद दिला तू कौन था. ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय. नोट संभाल के रखना, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक्चुअल नोट से यही चैप्टर है, कुछ अमेंडमेंट नहीं है इसमें, यही चैप्टर है आपका. ठीक है, अच्छे से पढ़ो, बाकी सब्जेक्ट पर भी ध्यान दीजिए. एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. 8 बजे के लिए, आज 8 बजे कुछ और ज़्यादा बॉम्ब ना फोड़े, मतलब मोदी जी अपने, क्योंकि मोदी जी बॉम्ब फोड़ते थे वहाँ से फिर इंचू डबल बॉम्ब फोड़ता है अपना. ठीक है, खाना ना खा लो, चिल मारो, एंड वी हैड एन अमेजिंग सेशन. ग्रेट, बाय बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय.